नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द स्टडी हब में। दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे UPSSC स्टेनोग्राफर परीक्षा के हिंदी के प्रश्न पत्र को। दोस्तों परीक्षा संपन्न हुई थी 26 जुलाई 2015 को। तो दोस्तों देखते हैं हम हिंदी के प्रश्न पत्र को और क्या प्रश्न पूछे गए थे, सारे प्रश्नों को देखते हैं। अगर दोस्तों वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को मत शेयर भी कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चंस को। पहले पार्ट में दोस्तों हम देखेंगे जनरल हिंदी के क्वेश्चंस को, उसके बाद के जो पार्ट हैं उनको अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आच्छादित का उचित विच्छेद निम्न में से कौन सा होगा। तो दोस्तों आच्छादित का हमको विच्छेद करना है। तो दोस्तों आच्छादित का जो विच्छेद होगा वो होगा आधनच्छादित, यानी तीसरा पार्ट आपका सही होगा। दोस्तों ये व्यंजन संधि है और एक नियम होता है कि ह्रस्व स्वर या बड़ा आगे बाद जब छा आता है तो दोस्तों ये बन जाता है। ठीक, तो आच्छादित में यही प्रक्रिया हुई, तो यहाँ पर आपका पार्ट तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है शक्ति को शक्ति कहना किस प्रकार के उच्चारण दोष का उदाहरण है। दोस्तों आपके ऑप्शन है स्वरलोप, स्वरभक्ति, स्वरागम या स्वरभंग। तो दोस्तों शक्ति जो ये लिखा हुआ है इसको शक्ति कहना, ये आपका पार्ट 2 यहाँ सही होगा। स्वरभक्ति दोष का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन है। तो दोस्तों महाप्राण ध्वनियाँ कौन सी होती हैं। दोस्तों ऐसी ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में वायु की पर्याप्त मात्रा होती है उन्हें महाप्राण कहती हैं। दोस्तों किसी भी वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ और ऊष्म व्यंजन, ये जो होते हैं आपके जो वर्ग होते हैं उनमें द्वितीय और चतुर्थ याद रखना है, दूसरा और चौथा जो आपका व्यंजन होता है वो, और फिर इसके बाद जो दोस्तों आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं ये सारे महाप्राण ध्वनियों में आते हैं। यहाँ पर आपका जो घा है दोस्तों अपने वर्ग का चौथा वर्ण है, इसीलिए यहाँ पर तीसरा पार्ट आपका उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में पूछ रहा पढ़ रहा था, इसमें कौन सी क्रिया है। ऑप्शन है आपका संयुक्त क्रिया, सामान्यत क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया या असामान्य क्रिया। तो दोस्तों पढ़ रहा था में आपकी संयुक्त क्रिया है। दोस्तों संयुक्त क्रिया ऐसी क्रियाएं होती हैं जो दो क्रियाओं के योग से बनी होती हैं, तो यहाँ पर पढ़ रहा में आपका संयुक्त क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पितृधन अनुमति का सही संधि पद है, यानी इसका हमको संधि करना है, जोड़ना है। पितृधन अनुमति को जब जोड़ेंगे तो दोस्तों पितृ अनुमति बनेगा। यहाँ पर आपका पार्ट तीसरा जो है सही है। यण संधि का यह उदाहरण दोस्तों जो कि स्वर संधि में आती है। यण संधि 5 संधियाँ होती है स्वर संधि में। दोस्तों इनको डिटेल से पढ़ाया गया है, आप जाके प्लेलिस्ट में संधि के लेक्चर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर यहाँ पर पितृधन अनुमति है तो इसका तीसरा पार्ट पितृ अनुमति सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों 6वें से 8वें के लिए निर्देश दिया गया आपको। निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों के लिए सही विकल्प शब्दों के लिए सही विकल्प चुनें। पर्यायवाची के लिए दोस्तों आपको सही विकल्प चुनना है। दूध का बताना है क्या होगा सही पर्यायवाची, स्तन, खीर, पेय या नवनीत। तो दोस्तों दूध का जो पर्यायवाची होगा वो आपका होगा पार्ट पहला सही होगा स्तन्य, क्योंकि दूध के अन्य पर्यायवाचियों की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों दुग्ध होता है, पेय क्षीर होता है, अमृत होता है, स्तन होता है, ये हो गए। दोस्तों ये नवनीत जो आपका पर्यायवाची है ये मक्खन का होता है, दूध का नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सही जवाब होगा पार्ट 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वें क्वेश्चन में भी दोस्तों पर्यायवाची ही बताना है हमको। यहाँ पर लिखा हुआ प्रेच्छा। प्रेच्छा का पर्यायवाची क्या होगा, दीक्षा, परीक्षा, शिक्षा या फिर दृष्टि। तो दोस्तों प्रेच्छा का सही पर्याय होता है आपका दृष्टि, दृष्टि या फिर दोस्तों नेत्र या नयन या लोचन इत्यादि, ये प्रेच्छा के सही पर्याय होते हैं। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर 8वें प्रश्न में बताना विरासत का क्या पर्याय होगा। ऑप्शन है आपके दे, प्रदे, दा या धाय। तो दोस्तों विरासत का जो सही पर्याय होगा वो होगा आपका दाय। दाय होता है। अन्य पर्यायवाची की बात करें तो धरोहर भी दोस्तों विरासत का एक पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या देखना है, 9वें से लेकर 12वें तक के क्वेश्चन के लिए निर्देश दिए गए हैं। निम्नलिखित वाक्यों में उनके प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले 4 अंश या, रा, ला, वा के अंतर्गत बिना क्रम के हैं। चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प चुनें। तो दोस्तों आप देखते हैं हम क्वेश्चंस को। तो 9वें प्रश्न में दोस्तों पहला जो आपका लिखा हुआ है होलोग्राफी एक विशेष, फिर इसके बाद या, रा, ला, वा दिए गए हैं। इनको हमको सही क्रम में सजाना है। फिर लास्ट में जो 6वां है वो लिखा है लेंसलेस फोटोग्राफी भी कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका किस क्रम में होगा बताते हैं। होलोग्राफी एक विशेष, अब इसके बाद दोस्तों यह साधारण फोटोग्राफी से तो ये तो आएगा नहीं, आवश्यकता नहीं पड़ती, रा भी नहीं आएगा। होलोग्राफी एक विशेष भिन्न है, ये भी नहीं आएगा। तो दोस्तों होलोग्राफी एक विशेष प्रकार की फोटोग्राफी, यानी वह आपका सबसे पहले आएगा। और दोस्तों चौथे पार्ट में एक ही आपका ऑप्शन है
चौथा पार्ट जिसमें पहले वा आया है। फिर इसके बाद हम इसको ऑप्शन वा चौथा सही करके इसको एक बार फिर से मिला लेते हैं। यानी होलोग्राफी एक विशेष प्रकार की फोटोग्राफी है। वा के बाद फिर या आएगा। यह साधारण फोटोग्राफी से बिल्कुल फिर ला आएगा, भिन्न है। इस फोटोग्राफी में किसी कैमरे की तो यहाँ पर दोस्तों इस फोटोग्राफी में किसी कैमरे की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसीलिए इसे लेंसलेस फोटोग्राफी कहते हैं। तो दोस्तों आपका क्रम होगा वा या लारा, यानी चौथा पार्ट आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, आप खुद से इसको एक बार ट्राई कर लें अगर, तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों 10वें प्रश्न में लिखा हुआ है, पहला पार्ट है भाषा जब, अब इसके बाद हमको दूसरा क्या आएगा देखना है, बहुत बढ़ जाता है, लास्ट में लिखा है। बीच के बाद भाषा जब प्रशासनिक भाषा बन जाती है, भाषा जब साहित्यिक रूप लेने के बाद, भाषा जब संपर्क भाषा से, भाषा जब तो उसका उत्तरदायित्व बहुत बढ़ जाता है। दोस्तों यहाँ पर ऐसा होगा आपका, भाषा जब साहित्यिक संपर्क भाषा से, तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे भाषा जब संपर्क भाषा से, यानी ला आपका पहले आएगा। भाषा जब संपर्क भाषा से, फिर इसके बाद आएगा साहित्यिक रूप लेने के बाद, यानी लारा। तो लारा वाला दोस्तों ये वाला है आपका, दो है, ला या वाला है लारा, तो दोस्तों लारा वाला आएगा। भाषा जब आपका ला होगा संपर्क भाषा से, रा होगा साहित्यिक रूप लेने के बाद, या होगा प्रशासनिक भाषा बन जाती है, तो उसका उत्तरदायित्व बहुत बढ़ जाता है। इस प्रकार दोस्तों आपका तीसरा पार्ट यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवकाश के समय की गतिविधियां सामाजिक परिवर्तन को दूर करने का प्रयत्न करते हैं, सूचक होती हैं, जिनके जरिए हम तनावों, निराशाओं आदि और मनोरंजन के साथ रचनात्मक कार्य भी करते हैं। तो दोस्तों अवकाश के समय की गतिविधियां, तो इसके बाद दोस्तों सामाजिक परिवर्तन की, तो यहाँ आपका दोस्तों होगा अवकाश के समय की गतिविधियां। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो ये सामाजिक परिवर्तन ही सबसे बेस्ट बैठ रहा है, यानी या आएगा। फिर इसके बाद आपका दोस्तों या वाला यहाँ पर एक ही पार्ट है, चौथा पार्ट है, तो दोस्तों चौथा पार्ट का सही हो जाएगा। अवकाश के समय की गतिविधियां सामाजिक परिवर्तन की, फिर ला आएगा, सूचक होती हैं, जिसके जरिए वह आएगा हम तनावों, निराशाओं आदि राग को दूर करने का प्रयत्न करते हैं और मनोरंजन के साथ रचनात्मक कार्य भी करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक दो सेंटेंस आप मिला के पूरा आप सही कर सकते हैं, ऑप्शन की भी मदद लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वें प्रश्न में दोस्तों पूछा गया है, मजदूरों की बस्तियों में वहाँ के बेकार रहने वाले व्यक्तियों के और कल्याणकारी कार्यकलापों के न होने से तथा मनोरंजन, शिक्षा आदि की सुविधाओं बिगड़ने की संभावना रहती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका होगा मजदूरों की बस्तियों में व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान होने से, यहाँ पर रा आएगा सबसे पहले, तो दोस्तों रा आएगा, तो रा वाला जो है पहला ही आपका ऑप्शन है रा। फिर इसके बाद वा आएगा, मिला के देखते हैं। मजदूरों की बस्तियों में व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान होने से, फिर इसके बाद वा आएगा, अनजान होने से तथा मनोरंजन, शिक्षा आदि की सुविधाओं ला आएगा और कल्याणकारी कार्यकलापों के ना होने से या आएगा। अब वहाँ के बेकार रहने वाले व्यक्तियों के बिगड़ने की संभावना रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार आप देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये रा वा ला या। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 13 से 16वें प्रश्न के लिए आपको नीचे अवतरण दिया गया है, उस अवतरण को पूरा पढ़कर उससे संबंधित विकल्पों को फिर पढ़ेंगे, फिर हम जवाब देंगे क्या सही आपका प्रश्न का उत्तर होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, अवतरण को हम पढ़ते हैं धीरे धीरे। मैथिली शरण गुप्त गांधी युग के प्रतिनिधि कवि हैं, ठीक। अपने जीवन के प्रौढ़ काल में ही वे इस गौरव के अधिकारी हो गए थे। गांधी युग का प्रतिनिधित्व एक सीमा तक संपूर्ण आधुनिक काल का प्रतिनिधित्व भी माना जाता है। गांधी युग की प्राय समस्त मूल प्रवृत्तियों, राष्ट्रीय, सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन गुप्त जी के काव्य में प्रतिफलित हैं। यह प्रतिफल प्रत्यक्ष भी है और परोक्ष भी। कुछ रचनाओं में युग जीवन का स्वर मुखर है और उनके वातावरण की हलचल का प्रत्यक्ष चित्रण किया गया है। इनमें कवि राष्ट्र कवि के उत्तरदायित्व का भी पालन करता है। कुछ अन्य रचनाओं में युग चेतना अत्यंत प्रखर है, परंतु वह प्रच्छन्न है। गुप्त जी के संस्कार मूलतः सामंतीय थे और उनके घर का वातावरण वैष्णव था। तथापि वे समय के साथ चलने का निरंतर
प्रयत्न करते थे तथा देश के विभिन्न आंदोलनों को समझने का भी प्रयत्न करते थे। इसके आगे दोस्तों और भी है अवतरण। उनकी प्रतिक्रिया प्रायः प्रखर और प्रबल होती थी। गांधी युग की समस्याओं का चित्र प्रेमचंद ने भी किया और अपने ढंग से प्रसाद ने भी, प्रसाद मतलब जयशंकर प्रसाद। प्रेमचंद की दृष्टि बहिर्मुखी थी, उनकी चेतना सामाजिक राजनीतिक थी। प्रसाद की दृष्टि अंतर्मुखी थी और उनकी चेतना एकांत रूप में सांस्कृतिक थी। गांधी युग की प्राय सभी प्रमुख समस्याओं को उन्होंने ग्रहण किया, परंतु उनके बहिर्रंग में उनकी रुचि नहीं थी। दोस्तों ये प्रसाद के बारे में कह रहे हैं। अपने नाटकों में प्रसाद ने पूर्णतः सांस्कृतिक रूप में प्रस्तुत किया और कामायनी में आध्यात्मिक धरातल पर। अपने उपन्यासों में प्रसाद ने उन्हें राजनीतिक सामाजिक धरातल पर ग्रहण करते हैं, परंतु शीघ्र ही उनके बहिरंग रूपों को भेद कर उनमें निहित सांस्कृतिक तत्व का चित्रण भी करने लगते हैं। गुप्त जी की स्थिति मध्यवर्ती है, उनका दृष्टिकोण राष्ट्रीय संस्कृति है। उनमें ना तो प्रेमचंद के समान व्यवहारिकता का आग्रह है और ना ही प्रसाद के दार्शनिकता का। उनमें सगुण तत्व अधिक है। प्रेमचंद में धर्म भावना का अभाव है तो प्रसाद में लोक भावना का, गुप्त जी में लोक चेतना का प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत अधिक मिलता है। तो दोस्तों इसको हमने ध्यान से पढ़ा। अब क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ सही वक्तव्य कौन सा है, तो यहाँ देखते हैं कौन सा है। गुप्त जी के संस्कार सामंतीय थे, प्रसाद के घर का, तो दोस्तों ये गुप्त जी के अभी हमने पढ़ा था कि गुप्त जी के जो संस्कार थे वो सामंतीय थे और उनके घर का वातावरण बैठना था। हम दिखाते हैं, अभी ये लास्ट में पढ़ा था। यहाँ पर देखिए, यहाँ ये आपका था, ये दो देखेंगे। मूलतः सामंती थे, गुप्त जी के संस्कार मूलतः सामंती, उनके घर का वातावरण बैठना था। तो दोस्तों ये पहले ही आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे ये दोस्तों आपका प्रसाद के संस्कार सामंती थे, तो यही आपका सही है। नेक्स्ट देखते हैं। 14वें प्रश्न में दोस्तों देखना है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। गुप्त जी राष्ट्रकवि के दायित्व बोध से ओतप्रोत हैं, तो ये तो सही है। हमें बताना जो सही नहीं है। गुप्त जी में निर्गुण तत्व अधिक है, तो ये दोस्तों गलत है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे ये है ना पैराग्राफ, हम दिखाते हैं अभी आपको। यहाँ पर निर्गुण के बारे में नहीं, सगुण के बारे में बताया गया कि गुप्त जी में, उनमें सगुण तत्व अधिक है। किसमें? गुप्त जी में। ठीक, तो दोस्तों यहाँ निर्गुण की बात कर रहा है कि, तो ये वाला आपका गलत है। गुप्त जी में सगुण तत्व देखें, ना कि निर्गुण। तो यहाँ पर आपका पार्ट 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो उपयुक्त शीर्षक की बात करी गई है, जो सबसे सही शीर्षक होगा, तो यहाँ पर दोस्तों जो आंसर की में दिया गया वो है मैथिली शरण गुप्त का काव्य। तो यहाँ पर आपका पार्ट 4 सही हो जाएगा। गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं है। जन काव्य, प्रच्छन्न, बहिरंग, लोक चेतना। तो दोस्तों आपने ध्यान से अगर पढ़ा होगा तो प्रच्छन्न भी एक जगह मिला था, बहिरंग अंतरंग दोनों मिले थे, लोक चेतना भी लास्ट में मिला था, लेकिन जन काव्य नहीं मिला है। तो यहाँ पर पहला आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 से 20 में निर्देश दिया गया है। दोस्तों इसमें त्रुटियां छांटनी, किस भाग में त्रुटि है, पहले, दूसरे, तीसरे में। अगर किसी में नहीं त्रुटि तो आप चौथे पार्ट को सही करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं 17वें प्रश्न में दोस्तों पहला पार्ट दिया गया, कुछ उसके प्राप्त करने में दाव पेंच लगा रहे हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अधिकतर लोग ऐसे ही हैं। तीसरे में है जिनमें कुछ सुख संपन्नता भोगने और उसका लाभ उठाने में मग्न है। और चौथे में है कोई त्रुटि नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका पहला है वो त्रुटिपूर्ण है। इसमें दोस्तों यहाँ पर कुछ उसके प्राप्त करने में दांव पेंच लगा रहे हैं, इसके स्थान पर उसके स्थान पर उसको होगा, कुछ उसको प्राप्त करने में दांव पेंच लगा रहे हैं, यानी पार्ट पहला दोस्तों त्रुटिपूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपके सामने दिया गया है, पहला है मनुष्य की अनुभूतियों का प्राकृतिक पशु प्रवृत्तियों से अभिन्न है। दूसरा है शिक्षा मानव समाज की अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तीसरा है मनुष्य संसार में अपनी स्वाभाविक और प्राकृतिक विशेषताओं सहित उत्पन्न होता है। तो दोस्तों इसमें सारे जो आपके पहले, दूसरे, तीसरे हैं सही लिखे हुए हैं, ये त्रुटि नहीं है कोई भी। 19वें में लिपि के माध्यम से भाषा के उच्चारण तत्वों को समझना आवश्यक हो जाता है।
दूसरा है भाषा को उच्चरित रूप भाषा का वास्तविक रूप है। तीसरा है लिखित भाषा उच्चरित भाषा के सभी तत्वों को दिखाती है। दोस्तों चौथा है कोई त्रुटि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो है तीसरा पार्ट त्रुटिपूर्ण है। लिखित भाषा उच्चरित भाषा के सभी तत्वों को दिखाती की जगह पर लिखित भाषा उच्चरित भाषा के सभी तत्वों को दर्शाती है, ये दोस्तों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परीक्षा के एकमात्र 4 ही दिन बचे हैं। परीक्षा के केवल 4 दिन बचे हैं। परीक्षा के एकमात्र 4 दिन बचे हैं, कोई त्रुटि नहीं। दोस्तों इसमें परीक्षा के केवल 4 दिन बचे हैं, ये वाला भाग जो आपका दूसरा है इसमें त्रुटि है। परीक्षा के केवल 4 दिन बचे हैं, ये नहीं होगा। परीक्षा में यहाँ पर परीक्षा में 4 दिन बचे हैं, ठीक, परीक्षा में केवल 4 दिन बचे हैं। दोस्तों यहाँ पर आपका पार्ट 2 के स्थान पर मैं लगाना है, ये आपका त्रुटिपूर्ण है, बाकी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधि कवि हैं। तो दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि सुमित्रा नंदन पंत जो हैं छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधि कवि हैं। प्रसाद पंत, निराला और वर्मा ये आपके छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ हैं, जिनमें से सुमित्रा नंदन पंत को दोस्तों आचार्य शुक्ल ने प्रतिनिधि कवि माना है छायावाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको पहली सूची में दी गई हैं रचनाएं और दूसरी सूची में उनके कवि दिए गए हैं, तो मिलान करना है कौन निबंधकार हैं कौन रचनाकार हैं उनके। तो दोस्तों जो पगडंडियों का जमाना है वो लिखा हुआ है कुबेरनाथ जी ने, तो यहाँ पर पहला चौथे से ए पार्ट चौथे से मैच होगा। रसात्मक बोध के विविध रूप, ये दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध है। नेक्स्ट है मेरे राम का मुकुट भींग रहा है, ये दोस्तों विद्यानिवास मिश्र जी ने लिखा है। विवाह योग दोस्तों गुलाब राय जी ने लिखा है, तो इस प्रकार आपका मैच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है। दोस्तों भारतीय वृत्ति का संबंध अद्भुत रस से है, यहाँ पर आपका तीसरा पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वह कौन सा अलंकार होता है। तो दोस्तों जहाँ बिना किसी कारण के कार्य का होना पाया जाता है वहाँ विभावना अलंकार होता है। जैसे बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिदिनाना, मतलब बिना पैर के चल रहे हैं बिना कान के सुन रहे हैं, तो वहाँ पर विभावना अलंकार हो जाता है। 25वें प्रश्न में दोस्तों पूछा गया रस सूत्र के जनक माने जाते हैं। तो दोस्तों रस सूत्र के जनक भरत मुनि को माना गया है, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है, जबकि काव्य में रसों की संख्या 9 मानी गई है। तो भरत मुनि ने बताया था कि 8 है, लेकिन अभी हम लोग मानते 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका रूपक अलंकार है, तीसरा पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साधारणीकरण और व्यक्ति व चिन्हवाद निबंध के लेखक हैं। तो दोस्तों ये इस निबंध के लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र, तो आपका दूसरा पार्ट सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 28वें प्रश्न में छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा है। तो दोस्तों छायावाद को प्रतिबिंबवाद रामविलास शर्मा जी ने कहा है, तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्ण बनाया है जो मैंने उसे न विकल बनाओ, अरे अफसरे उस अतीत के नूतन गान सुनाओ। यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से ली गई। तो दोस्तों ये पंक्ति कामायनी के कर्म सर्ग से ली गई, यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30वां प्रश्न है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में किस विधा में प्रवेश हुआ है। तो दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की आलोचना विधा में इनका प्रवेश हुआ है, यानी पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राम कुमार वर्मा ने, या फिर रमाशंकर शुक्ल ने। तो दोस्तों रीतिकाल को श्रृंगार रस की जो संज्ञा दी है वो दी है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने, तो यानी आपका यहाँ पर पार्ट पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32वें प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित में से किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिनगारी है। तो दोस्तों नजफ अली की जो रचना है वो प्रेम चिनगारी है। दोस्तों जायसी की जो फेमस रचना है वो पद्मावत है, और नूर मोहम्मद की जो फेमस रचना है वो इंद्रावती है, ठीक, इंद्रावती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सखिन सहित हरसी अति रानी, सूखत धानु पराजन पानी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो अलंकार है वो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, तीसरा पार्ट आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सौ स्यो धनु मृणाल किनाई, तोरहु राम गणेन गुसाई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इसमें उपमा अलंकार है, चौथा पार्ट आपका सही हो जाएगा। 35वें प्रश्न पूछा गया हिंदी साहित्य में राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत हैं। तो दोस्तों राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत तुलसीदास जी हैं, तो यहाँ पर पहला पार्ट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? तो दोस्तों ए ऐ ओ ऐ औ ये संयुक्त स्वर होते हैं। ए बनता है दोस्तों छोटा आ और ई से। अगर हम ऐ की बात करें तो दोस्तों ये बनता है छोटा आ प्लस ऊ से। अगर बात करते हैं दोस्तों ओ की तो ये बनता है छोटा आ प्लस ए से। ठीक, अगर हम बात करते हैं औ की तो दोस्तों ये बनता है आपका छोटा आ और ओ से। तो इस प्रकार ये संयुक्त स्वर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानक हिंदी का आधार क्या है? तो दोस्तों मानक हिंदी का आधार खड़ी बोली है, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर पूछा गया पूर्वी हिंदी विकसित हुई है। दोस्तों पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई? तो दोस्तों अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी विकसित हुई है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा दूसरा पार्ट, अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी विकसित हुई है। दोस्तों पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अगर हम भाषाओं की बात करें कौन कौन सी बोलियां आती हैं, तो आपकी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी इत्यादि बोलियां पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 39वें प्रश्न में पूछा गया है भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ? तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका 1500 ईसा पूर्व के आसपास जो बी पार्ट है, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, भारत में आर्य भाषाओं का आरंभ 1500 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 40वां प्रश्न दोस्तों, जलधि में कौन सा समास है? ऑप्शन है कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययीभाव या फिर द्वंद्व। तो दोस्तों जलधि में जो आपका समास होगा वो होगा आपका तत्पुरुष समास। दोस्तों जलधि का मतलब होता है जल को धारण, जिसने जल को धारण किया है वो जलधि कहलाता है। तो यहाँ पर आपका दूसरा पार्ट सही होगा, तत्पुरुष समास। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कंप्लीट किया स्टेनोग्राफर परीक्षा 2015 में जो संपन्न हुई थी उसके हिंदी के पार्ट को। दोस्तों इसके बाद जो वीडियो लेक्चर अपलोड किया जाएगा उसमें रीजनिंग के पार्ट को कंप्लीट करेंगे इसी पेपर के। दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर फिर से मिलेंगे।